हम आप लोग से सिर्फ इतना, जो भी है मेरे पास कोई भी किताब की बातें नहीं है, जो भी है खुद का अनुभव, जो भी है सब कुछ। हाँ, जब इसके पहले इसके आज जो अचीव किया है मैंने, उसके पीछे सबका हाथ है उसमें। 2011 में 11 अप्रैल मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, मेरा जॉब इंटरव्यू था। उस दौरान कुछ बदमाशों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। एक सोने की चैन पहन रखी थी मैंने, उसको छीनने के लिए सभी ने कंपार्टमेंट में दे दिया, मैंने सिर्फ विरोध किया कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और उसी समय जब उन्होंने मुझे बाहर फेंका, उसी समय दूसरी ट्रैक से अपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन आ गई और मेरा एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया और कट गया, और दूसरी पैर की हड्डियां टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। मेरा ब्रेन कॉन्शियस एकदम काम कर रहा था उस समय भी। मैंने ऐसे करके उठने की कोशिश किया, लेकिन हम उठ नहीं पाए। यह अंदाजा नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है, बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। उठने की कोशिश किया ऐसे करके, तो जो मेरा कटा हुआ पैर था वो पत्थरों में, छोटे छोटे पत्थरों में टकराया। तो मुझे लगा कि हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। वहीं पे थाई को उठा के देखा तो मेरा पैर कट चुका था और सूज सहित ऐसे उसमें लटक गया था और ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। कई ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनें गुजरती गई, करीब 49 ट्रेनें अप डाउन हुई थी। सुबह गांव वालों ने मुझे देखा और हॉस्पिटल पहुंचाया। सामान ढोने वाला जिसपे सामान ढोते हैं, उसपे कूली जिसपे सामान रख के लेके जाता है, उसपे रख के वो मुझे लेके गए। और जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था बरेली, वहां की डॉक्टर थी, उन्होंने जब मुझे देखा और तुरंत रिफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे ले गया गया और बेड पे लिटा दिया गया था। आसपास मेरे सारे डॉक्टर खड़े हुए थे। आपस में बातें करने की, हमारे पास ब्लड नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, हम कैसे इसका इलाज शुरू करें। और उसके बाद कहां से मुझ में हिम्मत आई मुझे भी नहीं पता, लेकिन हां, जीने की ललक तो थी। बेड पे पड़े पड़े मैंने कहा, सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने बर्दाश्त किया, 7 घंटे ट्रैक पे पड़े रहे तब बर्दाश्त किया, अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप काटो, बिना एनेस्थीसिया के मैं बर्दाश्त करूंगी। और उसके बाद मेरी इस बात को सुन के वहां के फार्मासिस्ट मिस्टर बीसी यादव मेरे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने अपना कहा कि अभी कुछ भी हो, चाहे इसकी फैमिली जब भी आएगी देखेंगे, लेकिन अभी बचाना है इसको। पहली बार मैंने ऐसे किसी को जीने की ललक देखी है। और उन्होंने अपना 1 यूनिट ब्लड दिया और बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर जो लगा हुआ था कुछ उसमें फिर से काटा गया। मेरा हाथ भी फ्रैक्चर था, बेड का एंगल होता उसको ऐसे पकड़ के उस पे जब काटा जा रहा था मुझे पता चल रहा था। उसके बाद जब होश में आए तो हम वार्ड में, तो बेहोश हो गए थे, वहां पे वार्ड में थे। ये सब चीजें हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आदमी कुछ भी, अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने के प्रति जिद है तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको लक्ष्य के प्रति जाने से। उसके बाद वहां से मुझे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर एडमिट कराया गया। ट्रॉमा से फिर मुझे एम्स में एडमिट करीब 4 महीने हम हॉस्पिटल में रहे। 4 महीने के दौरान जब लोग ये सोचते हैं मुझे अपने आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, मैं उस दौरान ये सोच, क्योंकि उस समय जब हॉस्पिटल में थे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी निगेटिव बातें भी आई थी। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो टीटी आई तो कूद गई, जो कि आज भी टिकट मेरे पास सेफ है।
बहुत सारी निगेटिव बातें आई थी, लेकिन उन निगेटिव बातों को मैंने पॉजिटिव में लिया था। मेरे अंदर एक आग उस हॉस्पिटल में जरूर थे हम। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, और जो जो बातें आ रही थी मेरे सामने, शायद अगर हम उनसे उस बराबर में उस समय अगर बोलते तो कभी मैं जवाब नहीं दे पाती उनकी बातों का। हॉस्पिटल के बेड पे ये प्लान किया कि मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना था। और कहने और करने में बहुत अंतर होता है। प्लान कर लिया, हॉस्पिटल के बेड पे मेरा आर्टिफिशियल पैर भी नहीं लगा था, दूसरे पैर में रॉड था, ऑपरेशन हो गया था, लेकिन चल नहीं सकते थे हम। अब सपना देख रहे हैं एवरेस्ट का। कई लोगों से मैंने जब ये बातें बताई कि मुझे माउंटेनिंग करनी है और एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, तो लोगों ने मुझे पागल समझा, लोगों ने मुझे पागल बोला। गलती उनकी नहीं थी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। सबने ये बोला कि अरुणिमा ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो। लेकिन उनको क्या पता था कि मेरे अंदर क्या आग जल रही थी। और उसके बाद प्लान किया हॉस्पिटल। हम सिर्फ मेरे भैया ने, किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं माना, सिर्फ मेरे बड़े भैया, उन्होंने मेरी बात का विश्वास किया। उन्होंने कहा कि हाँ अरुणिमा, अगर तुम ये जिद है तुम्हारा तो तुम कर सकते हो, तुम्हारा जुनून है ये तो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन माउंटेनिंग बहुत महंगा गेम है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। 30 से 40 लाख रुपए एक आम बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। एक साथ देखा भी नहीं है मैंने खुद। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा मैम बछेंद्री पाल से मिले हम। फर्स्ट टाइम जब रेलवे हॉस्पिटल से, एम्स से डिस्चार्ज हुए दिल्ली से, मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टेशन पहुंचे और मैंने भैया से कहा कैसे जाएंगे। भैया ने कहा चलेंगे चाहे जैसे चलेंगे। पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के, उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेन में हैंडीकैप कंपार्टमेंट भी लगता है। बैठ के पूरी रात बहुत रोए थे कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। पूरी रात रोए। सुबह जब जमशेदपुर पहुंचे, मैम को फोन किया कि मैम मैं जमशेदपुर में हूं। बहुत मुश्किल से, मैम का नंबर भी बहुत ही मुश्किल से मिला था मुझे। उसके बाद मैम को जब फोन किया, मैम ने कहा कहां, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था। मैम ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे फोन ऐसे आते रहते हैं कि लोग बोलते हैं मुझे करना है, लेकिन आता कोई नहीं है। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन हम जब उनसे मिले, उनके ऑफिस गए, मिले, मेरे राइट लेग में पूरे स्टिचेस लगी हुई थी, स्टिचेस भी नहीं कटी थी। आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया था, लेकिन एकदम नया था। भैया को पकड़ पकड़ के हम चल रहे थे, बहुत मुश्किल। एक कदम चल पाना मेरे लिए मुश्किल था। और वो लड़की सपना देख रही है एवरेस्ट का। कोई भी सोचेगा कि ये क्या पागलपन है, ये क्या मजाक है। मैम ने भी यही बात, मैम ने कहा कि अरुणिमा तुम्हें समझ में आ रहा ना कि तुम क्या बोल रही हो। मैंने कहा मैम बिल्कुल, मैं पूरे होश हवास में, पूरे समझ से मैं बोल रही हूं ये बात। उनकी आंखों, जब मेरा पैर देखा, उन्होंने स्टिचेस लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और बोली कि अरुणिमा तुमने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तो अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। और अगर तुम इसी दृढ़ निश्चय से, इसी जुनून के साथ में अगर तुम करोगे, तुम्हारा यही डिटर्मिनेशन रहेगा, तो तुम जरूर क्लाइंब करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम्हारे सोच लेने से कुछ नहीं होगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने यही बोला कि मैम मुझे बस एक मौका आप दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगी। उसके बाद जब ट्रेनिंग के लिए जाते, सारे लोग नॉर्मल थे। मेरा एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ में मेरा ऐसा था कि आर्टिफिशियल लिम्ब था। हर कोई बोलता, हर कोई यही बात। मैंने खुद को समझा लिया था कि मैं हैंडीकैप होके भी नहीं हूं, मैं सारे काम कर सकती हूं। लेकिन मुझे दूसरों के लिए समझाना बहुत मुश्किल था। और फर्स्ट टाइम जब हम बेस ट्रेनिंग के लिए गए, बेस कैंप से किसी टॉप के लिए निकलते थे, तो हर कोई मुझसे आगे निकल जाता था।
हर बार मुझे लगता था कि हम सपना देख रहे हैं एवरेस्ट का और हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं इनके। कभी कभी होता था कि 20 से मुझे वापस कर लिया जाता था, कभी कभी ये होता कि टॉप पे 1-2 घंटे बाद पहुंचते थे हम हर बार। लेकिन खुद को मोटिवेट करते ये सोच के कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी, इनसे आगे जाऊंगी। स्वामी जी कहते हैं कि जिसको अपनी अंतरात्मा पे विश्वास नहीं है वो किसी और चीज पे कैसे विश्वास कर सकता है। मुझे अपनी अंतरात्मा पे विश्वास था कि नहीं, मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं कर सकती हूं, और उस चीज को सिर्फ विश्वास करके और आगे बढ़े। जब पहले 5 किलो का वेट उठाना शुरू किया, 10 किलो, धीरे धीरे करके वेट बढ़ाना शुरू किया। वो लोग जो ट्रेनिंग के लिए आते सिर्फ 10 दिन के लिए आते थे, मैं कंटिन्यूअसली वही करती थी। करीब 6-7 महीने 8 महीने बाद इतना अच्छा हम चलने लगे थे कि बेस कैंप से हम टॉप के लिए निकलते और उनसे पहले टॉप पे पहुंचते, जब और बैठ के वहां से देखते थे और वो लोग हमसे ये पूछते कि मैडम आप खाते क्या हो, ये पूछना शुरू किया उन्होंने। तब मुझे भी यकीन हुआ कि हाँ अभी ठीक है। जब ट्रेनिंग में आर्टिफिशियल लिम्ब नया था, इतना चलने की वजह से पूरा उसमें से ब्लड निकल, ब्लिस्टर होता, फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन के बाद ब्लड निकलने लगता था। 1-2 बार हम पहले पैर को खोल खोल के देखते कि ये क्या है कि ब्लड निकल रहा है मेरे पैर से, लेकिन उसकी वजह से हम पीछे हो जाते थे। उसी दिन मैंने निश्चय किया आज के बाद ये पैर नहीं खोलेंगे जब तक मेरा काम हो नहीं जाएगा। और लगातार जब तक मैं अपने दिन भर चाहे किसी काम में हूं, मैं तब से लेके आज तक मैंने कभी पैर नहीं निकाला रास्ते में। और वो ब्लिस्टर होता फ्रिक्शन की वजह से, फिर उसमें से ब्लड निकल, मेरा जो सिलिकॉन जेल पहनते उसमें से ब्लड भर जाता था। लगातार फिर भी चलते रहते थे। और जब हमारा टारगेट जो रहता था वहां पे पहुंचते टेंट रहता, तो टेंट में मैम हमसे पूछती कि अरुणिमा कैसे बर्दाश्त करती है। हमने यही कहा कि मैम मेरा सपना एवरेस्ट का है, मैं एक छोटा सा घाव नहीं बर्दाश्त कर सकती। और बस वो ये उनकी वो भी बोलती कि तू तो मेरी शेरनी है, तू जरूर क्लाइंब करेगी, और गले लगा लेती थी। उनकी बातें एक जादू की तरह मुझे काम करती थी। और लास्ट में जब मेरा करते 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 लास्ट ईयर हमने लेह में 21 लोग थे, 21 लोग एक समिट के लिए गए थे। लेह में एक पीक था, उसमें 21 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने क्लाइंब किया था। 2 शेरपा, ग्रुप लीडर और हम। एक एक करके सभी लोग छटते जा रहे थे। जब सब लोग छट रहे थे तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ये लोग सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद भी छट जा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। लेकिन खुद को ये वही कह के मोटिवेट करते थे कि जो मुझ में है वो इनमें नहीं, इसलिए ये नहीं कर सकता, मैं करूंगी। ये सोच सोच के सिर्फ आगे बढ़ते गए। उसको भी क्लाइम किया। एवरेस्ट के लिए जब निकले यहां से, लास्ट ईयर जितने लोग थे सबमिट करके एवरेस्ट आए, तो वो लोग हर कोई बोलता कि अरुणिमा हमारे लिए इतना मुश्किल है तो तुम कैसे करोगी। और जब हम शेरपा, जो हमारा शेरपा था एवरेस्ट के लिए जगह, तो जब शेरपा को यह बात पता चला कि अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर है और दूसरे पैर में रॉड है, वो मेरे साथ चलने से ही इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कि इसकी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मैंने उसको समझाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ली है, अब चलो। और किसी तरीके से वो तैयार हुआ और आगे जब चलने लगे, प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन के लिए मैंने आइलैंड पीक किया है। अगर शायद आप लोगों में से किसी ने माउंटेन के बारे में अगर पता होगा कुछ, तो पता होगा कि आइलैंड पीक कितना टेक्निकल पीक है। शेरपा ने बोला कि आइलैंड पीक नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैंने आइलैंड पीक को सबमिट किया। उसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। डेथ जोन एरिया, एक कुंभू आइसफॉल डेथ जोन एरिया बोलते हैं उसको,
उसको 6 बार क्लाइंब किया, 3 बार गए और 3 बार वापस आए। 6 बार उसको आने जाने से 6 बार क्रॉस किया। हम कुछ चीजें एवरेस्ट की थोड़ी सी शेयर करेंगे आप लोगों से। जब हम लास्ट समिट के लिए जिस दिन हम निकलना शुरू किए, कैंप 3 से कैंप 4 के लिए रास्ते में येलो बैंड है, उसमें मेरा क्रैम्पोन रॉक में फंस गया और मेरा आर्टिफिशियल पैर ऐसे निकल गया। पीछे से सारे लोग बोल रहे कीप मूविंग कीप मूविंग। मैं कैसे चलती, मेरा तो पैर निकल चुका था। उसके बाद पैर को सही किया, फिर आगे बढ़ना शुरू किया। साउथ कोल से जब ऊपर 20 मई 2013 को जब हमने लास्ट समिट के लिए जिस दिन निकले, आंखों के सामने इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी, अच्छे अच्छे माउंटेन है, कितना बड़ा हौसला ना हो किसी का जब आंखों सामने कोई किसी को मरते देखता है। अच्छे अच्छे के हौसले टूट जाते हैं। वाकई में अपनी आंखों से जब मैंने देखा कि लोग आंखों के सामने मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन। साउथ कोल में एक लड़की, कोरियन लड़की, पैर रगड़ रगड़ के, कुछ नहीं कोई कर सकता, क्योंकि अगर हम अपना ऑक्सीजन निकाल के देते हैं तो हमारी मौत तय है। अगर वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और एक जब हम ऊपर जा रहे थे लास्ट समिट के दिन, तो एक बांग्लादेशी थे, उनका हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा था और मुंह से आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी। स्नोफॉल हो रहा था और हमको जाना है आगे, और वो उनकी मतलब लास्ट मूवमेंट उनका था। ये देखने के बाद वहां डिसीजन लेना इतना मुश्किल होता है। मैंने पहली बार देखा था, और पहले से मरी हुई कई डेड बॉडीज, करीब 10-15 डेड बॉडीज पहले से पड़ी हैं, उनके बीच से निकलना है। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। करीब 30 से 40 सेकेंड हम वहां खड़े हुए, और खड़े होके सोच रहे थे हम क्या करें, नीचे जाएं या ऊपर जाएं। लेकिन मेरा टारगेट था समिट। मैंने वहां खड़े होकर सिर्फ इतना बोला कि अगर इन सारे लोगों में से एवरेस्ट सबमिट कर लिया सबने, तब तो ठीक है, और अगर नहीं सबमिट किया तो मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। ये सोच के अपने आप वो आत्मविश्वास जो मैं अपने आप जो पैदा हो रहा था, और ये भी बोला कि आप सब लोग अगर मेरी मिल के मदद करोगे तो मैं सबमिट जरूर एवरेस्ट कर लूं। जब मैं अपने फ्रेंड्स को ये बातें बताती हूँ, सभी लोग हंसते हैं, कहते हैं कि अरुणिमा कैसे तू उनसे बात कर रही थी। लेकिन जो उस समय की सिचुएशन होती है, तो खैर उसके बाद जब हम आगे के लिए निकलते हैं, करीब हिलेरी स्टेप के साउथ समिट, हिलेरी स्टेप के थोड़ा नीचे साउथ समिट एरिया है। हमारे ग्रुप से जितने लोग थे सभी लोग छोड़ के मुझे जा चुके थे, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी। सभी लोग जा चुके थे और मुझे वापस आते वक्त वहां पे मिले साउथ समिट के करीब। हर किसी ने बोला अरुणिमा चलो वापस चलो। इसलिए सभी लोग, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन जो था वो खत्म होने लगा था, एक ही ऑक्सीजन, वो भी खत्म होने लगा, उसमें रेड लाइट जलने लगी थी। एजेंसी के लीडर ने वॉकी टॉकी से कहा कि अरुणिमा वापस आ जाओ, वहां तक भी तुम्हारा एवरेस्ट सबमिट है और वर्ल्ड रिकॉर्ड है वहां तक भी। जो मेरे साथ शेरपा था उसने भी बोला कि अरुणिमा वापस आ जाओ। मेरे सामने सबमिट था और कोई मुझसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, मैंने बोला कि सर क्या बात कर रहे हैं, यहां पे पहुंच के मैं वापस हो जाऊं, कभी नहीं। और शेरपा उसी पे बात पे गुस्सा, कह रहे कि नहीं जाओगी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। हमने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब चलो आगे। बोले मैं नहीं जाऊंगा। लास्ट में मुझे फैसला लेना पड़ा। मैंने कहा कि सर ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, मेरे पास इतना ऑक्सीजन तो है उसमें कि मैं अपने देश का तिरंगा वहां लगा लूं और ये रिकॉर्ड में इंडिया का नाम ला पाऊं। मैं जाऊंगी, ये सोच के कि वाकई में आज
आज हम लोग यहाँ पे बैठ के अगर ये बातें कर रहे हैं तो वो चीज, वो फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन जिस दिन आप कहीं ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन में होंगे, मुझे दिखाई दे रहा था कि और देश के लोग पहुंच के अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, खुश थे। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर अपने आप से एनर्जी जनरेट हो रही थी। ये मन कर रहा था कितनी देर जोर से दौड़ूं कि मैं पहुंच जाऊं, लेकिन स्टीप दौड़ नहीं सकते थे हम। मुझे लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी ये तिरंगा लगा दूं वहां पे। खैर, ये सोच के फिर हम आगे बढ़े। लास्ट समिट पे पहुंचे जब हम, नी के बल उस खुशी को कैसे मैं शब्दों में बयां करूं कि क्या खुशी थी मेरे लिए। बस ये मन कर रहा था कि मैं इतनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं उन लोग कि आज मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, एक तो लड़की दूसरी विकलांग, वो कभी नहीं कुछ कर सकती। उनका भरम मैं तोड़ना चाहती थी वहां से चिल्ला के कि, और सबसे पहले मैंने धन्यवाद भी उन्हीं लोगों को बोला जो लोग मुझे, मेरी आलोचना कर रहे थे, जो लोग मेरे प्रति निगेटिव बातें बोल रहे थे। क्योंकि अगर वो निगेटिव बातें नहीं बोलते तो मेरे अंदर वो आग ही नहीं पैदा होती। हम तो हर किसी